हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को लगाएंगे, जो कि BSSC CGL का होने वाला है ना। तो ये पूरी तरीके से BSSC CGL के सिलेबस पे बेस्ड होगा। तो आप इस सेट को ज़रूर लगाएं दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है ना। अगर आप लोग BSSC CGL 3 को एग्जाम को देने वाले हैं तो, है ना। तो चलिए अपने सेट के ऊपर चलते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा होता है ना। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, फिर आपका बिहार हो गया। देखिए दोस्तों, बिहार का जैसा कि क्षेत्रफल हमें पता है ना, कितना होता है दोस्तों, 94,163 वर्ग किलोमीटर, है ना, स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका बिहार का टोटल क्षेत्रफल है ना। तो ये आपका सबसे कम है इन तीनों के कंपेरेटिवली, है ना। तो ये आपका सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, बिहार का सबसे कम है तो सबसे लास्ट में किस में है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिख रहा है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुआ करते थे, है ना। चलिए, जो कि संविधान निर्माता भी माने जाते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मर्मगांव पत्तन स्थित है कहाँ पे। तो दोस्तों, ये पश्चिमी जो तट है ना, पश्चिमी तट गोवा का एरिया पड़ता है, तो वहाँ पे स्थित है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। असम से संबंधित कौन सी लोक नृत्य शैली नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। बिहू जो है वो असम की है ना। बगुरंगा भी है दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य जो है यहीं की है दोस्तों। लेकिन ये जो मंदजास है ना दोस्तों, ये आपका जम्मू कश्मीर का है ना दोस्तों, याद करिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य शैली है ना। चलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को सौंपा गया है दोस्तों। ये आपका आर्टिकल 248 का 1 जो आर्टिकल कहता है, वो इसी को बात को कहता है दोस्तों, कि अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित है। तो दोस्तों, हमें पता है बिहार में पहली चीनी मिल किसने स्थापित करी थी दोस्तों, तो डचों ने स्थापित करी थी, है ना। वो आपका बेतिया में स्थित करी थी, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपका एकदम पूर्ण रूप से अगर हुआ था, तो वो जो हुआ था दोस्तों, वो मदौड़ा में हुआ था, है ना, याद करिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। तो दोस्तों, गंगा से कौन कौन सी नदी मिलती है दोस्तों, तो जैसा कि ऑप्शन देख पा रहे हैं, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुती, ये चारों की चारों नदियाँ गंगा से मिलती है दोस्तों। जिसमें से आपका जो गंडक और घाघरा नदी है वो आपकी नॉर्थ साइड से आती है, और वही अगर साउथ साइड से कौन कौन सी नदी आती है दोस्तों, तो सोन और पुनपुन नदी साउथ साइड से आकर गंगा में मिलती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ये चारों के चारों इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि लोकसभा का अगर कार्यकाल है, तो उसको जो उसका कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल एक्चुअली, तो क्या वो समय से पहले ही भंग किया जा सकता है क्या। तो ऐसा पॉसिबल है दोस्तों, लेकिन कब, जब राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मंत्रिपरिषद होता है ना, उनकी सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है ऐसा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अपना अगला प्रश्न क्या करें, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है ना दोस्तों, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क को आपका गुनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं किसके। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों, क्योंकि संसद जो है डायरेक्ट जनता के बीच से चुने जाते हैं, इसी वजह से, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी बात करने की होगी हम लोगों को, क्योंकि देखिए वर्तमान लोकसभा में जो कि अभी मतलब अभी के समय में अगर मैं बात करूँ, अपने जो भी आप राज्य से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ये कैसे आवंटित होता है। जैसा कि हमें पता है कि लोकसभा का सीट डिसाइड होता है वहाँ की जनसंख्या के आधार पे, है ना। तो जनसंख्या कैसे पता चलता है, वो जनगणना होता है तभी पता चलता है। तो एक्चुअली ये एक मतलब रूल हुआ था, एक आपका एक बिल पास हुआ था 1976 में, जो 42वां संशोधन जब हुआ था, तो उस समय ये बात कही गई थी कि 2000 के बाद जो पहला आपका जनगणना आएगा ना,
जो 2000 के बाद जो पहला जनगणना आएगा, जैसा कि 2000 के बाद पहला जनगणना 2011 में आया, तो वो जब तक रहेगा ना तब तक आपका 1971 की जनगणना के आधार पे ही क्या किया जाएगा, लोकसभा की सीटों का आवंटन रहेगा। लेकिन जस्ट उसके बाद का जो भी आपका जनगणना आएगा ना, जैसे कि 2021 वाला आएगा, अब 2021 वाला आएगा ना, तो 2021 वाला का जो भी आएगा डाटा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर से आपका लोकसभा का जो सीटें हैं उसके आवंटित किया जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो ये जो चलेगा ना, ये 1971 वाला, तो ये आपको चलेगा 2026 तक। 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पे ही जो लोकसभा की सीटों का आवंटन किया गया है, तो उसी के आधार पे सब जगह पे रहेंगी अभी तक। लेकिन जस्ट अगर आपका ये वाला अगर डाटा आ जाता है ना 2021 का, तो फिर उसके बाद आपका क्या होगा, जो भी लोकसभा की जो सीटें हैं वो फिर से उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगी जनगणना के आधार पे। 2021 की जो जनगणना आएगी उसके एक आधार पे, है ना, डेटा के आधार पे। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आएगा, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, किसको? तो दोस्तों, जो विधानसभा है ना, राज्य की जो विधानसभा होते हैं, तो वो अगर उसके कोई अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है ना, या फिर अगर उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो वो अध्यक्ष को दे सकता है ना। तो ये सब चीज़ें आपस में ही उन लोगों की सिमट जाती है। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है? जरा आप ही बताओ मेरे को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है ना। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, और ऐसा आर्टिकल 83 के 1 में साफ साफ लिखा गया है ना दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि ये अस्थायी सदन होता है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे गए हैं, और ये वर्ड जो है वो बाद में प्रस्तावना में क्या किए गए थे, ऐड ऑन किए गए थे भारतीय संविधान का, है ना। तो कुछ वर्ड है जो सीरीज में लिखे गए हैं, और इन्हीं के सीरीज को हमें बताना है कि कौन कौन से, मतलब सबसे पहले कौन सा वर्ड ऐड ऑन किया गया, फिर कौन सा ऐड ऑन किया गया। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। सार्वभौम सत्ता संपन्न, फिर आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, जनवादी, फिर गणतंत्र। यही 5 वर्ड है जो कि आपके ऐड ऑन किए गए थे, है ना, प्रिम्बल में। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार पिक्चर में भी देखा है। सुल्ताना रजिया एक डाकू थी, ये थी, वो थी, मतलब ऐसा पिक्चरों में की मैं बात करूँ तो। लेकिन हालांकि ये जो थी दोस्तों, वो इल्तुतमिश की पुत्री थी, है ना, जो कि आपका दिल्ली सल्तनत पे इनका राज भी हुआ करता था दोस्तों एक समय। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैंने बात करी सुल्ताना रजिया, जो कि पिक्चर में ऐसा बात कहते हैं, लेकिन एक्चुअली जो रियलिटी है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी, है ना। तो इससे इनका इतिहास एक रहा है। चलिए, और दिल्ली सल्तनत पे ये प्रथम महिला शासिका भी रही थी, है ना, दिल्ली सल्तनत की। तो ये बहुत ही, मतलब उस समय की बहुत बड़ी बात थी। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, किसके लिए आयोजित होता है दोस्तों? तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऑप्शन से देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दोनों सदनों का अधिवेशन तो होता ही नहीं है ना। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बिल्कुल भी नहीं। भारत संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए ऐसा कुछ है क्या? देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन ही हमारा डिसाइड करेगा। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। जी बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर डी ही होगा, 4 ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई विधेयक बिल पास हो रहा होता है जिसमें दोनों सदनों में बहुत ज़्यादा मतलब मतभेद होता है। राज्यसभा लोकसभा में मतभेद हो जाता है ना, कभी कभी। तो वैसे केस में क्या होता है, इनका बैठक होता है दोस्तों, है ना, एक अधिवेशन लाया जाता है दोस्तों। चलिए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 4, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। राज्य की बात कर रहे हैं, विधानसभा की संरचना और उसकी विघटन किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 के अंतर्गत ये साफ साफ लिखा गया है कि जो विधान परिषद जो होता है ना, ऐसे जहाँ मतलब जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ हो सकते हैं, और जहाँ है वहाँ से हट सकते हैं। तो करेंटली दोस्तों, अगर मैं करंट की बात करूँ, करंट से कोरिलेट करके बात करूँ, तो आंध्र प्रदेश चाहता है कि उसके पास से जो विधान परिषद है वो हट जाए दोस्तों, है ना। और ठीक वही उसके विपरीत पश्चिम बंगाल चाहता है कि मेरे पास विधान परिषद आ जाए दोस्तों, है ना। तो अभी टोटल मतलब अगर मैं करेंटली बात करूं तो भारत में विधान परिषद की संख्या कितनी है दोस्तों, कितने राज्यों में है टोटल? तो टोटल 6 राज्यों में है दोस्तों। अगर वेस्ट बंगाल पूरी तरीके से मंजूरी ले लेता है तो एक्चुअली ये क्या करेगा,
7वां विधान परिषद होने वाला राज्य बन जाएगा दोस्तों। चलिए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अभी तक विधान परिषद कहाँ कहाँ पे कौन कौन से राज्य में है दोस्तों, उसके नाम कमेंट में हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। संसदों द्वारा ही राज्य की अनुशंसा पर किया जाता है, राज्यपाल जो होते हैं वहाँ की उनके अनुशंसा पर संसदों द्वारा ही किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है दोस्तों, तो ये वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता है ना, ध्यान करिएगा दोस्तों, जो कि आपका 1978 में पहली बार प्रकाशित किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं को निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों हमें पता है आर्टिकल 170 जो है वो साफ साफ ऐसा कहता है, बिहार से लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो हमें पता है बिहार में लोकसभा की सांसदों की संख्या कितनी है दोस्तों लोकसभा में, तो टोटल 40 है दोस्तों, है ना। और मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं कि कौन से स्टेट का लोकसभा में सांसदों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। तो दोस्तों हमें पता है शिव समुद्रम जलप्रपात जो बनाती है वो कावेरी नदी बनाती है, और यहाँ पे एक बहुत ही मतलब जल विद्युत गृह जो बना था सबसे पुराना है दोस्तों, है ना। भारत का सबसे पहला जल विद्युत गृह बना था कावेरी नदी के शिव समुद्रम जलप्रपात पे ही बना था दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डीवा, ये तीनों के तीनों आपके नौपाषाण संस्कृति स्थल है दोस्तों, लेकिन ये जो कुंतासी जो है ये नौपाषाण संस्कृति का स्थल नहीं है दोस्तों, है ना। ये गुजरात का एक एरिया है ना, तो ये नहीं है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है दोस्तों, तो है बिक्री कर दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो है कूचिकल, है ना दोस्तों। क्या है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है। दोस्तों विश्व विरासत स्थल कौन नहीं है देख लेते हैं। भीमबेटका ऑफकोर्स है, अजंता ये भी है, आगरा का किला ये भी है, आदमगढ़ जो है दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है ना, विश्व विरासत स्थल में ये शामिल नहीं है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामनाथ गोयनका, है ना, पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये जो रामनाथ गोयनका जो है ना पुरस्कार, ये आपका पक्ष पत्रकारिता में प्रदान किया जाता है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों जैसा कि हमें पता है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था, जो कि आपका साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा चली थी, जिसमें आपके पहले उनके लगभग 78 अनुयायी ही थे, लेकिन जब वो दांडी पहुँचे तो वहाँ पता चला कि मतलब पीछे लगभग लाखों में संख्या थी दोस्तों पीछे उनके। तो ये बहुत ही बड़ा एक आंदोलन था दोस्तों, जिसको उन्होंने एक मुट्ठी नमक बनाकर क्या किया, उस आंदोलन को तोड़ा था दोस्तों, है ना। चलिए उस कानून को तोड़ा था एक्चुअली, सॉरी। तो ये बहुत ही बड़ा आंदोलन था दोस्तों गांधी जी के, मतलब गांधी जी तो एक थे ही, मतलब एक महापुरुष ही बोले, उससे भी कम क्या। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। और इसका डेट भी पूछा जाता है, टोटल कितने दिनों तक ये आपका आंदोलन चला था दोस्तों, तो वो 24 दिनों तक चला था। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कब से कब तक चला था दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। मैं 24 दिन बता चुका हूँ, अब आप डे बताएंगे सीधा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एपेक का पूर्ण रूप क्या है। एपेक का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो एपेक जो है इसका फुल फॉर्म होता है एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, है ना। चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है दोस्तों, जिसमें आपके अगर कुल सदस्यों की मैं बात करूँ तो इसमें टोटल 21 सदस्य हैं दोस्तों, है ना। और इसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कदम्ब, है ना, क्योंकि चेर, चोल और पांडे जो है वो संगम साहित्य में इनके जो वंशज है उसको नामित किया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके समृद्ध 4 स्थानों की नीचे उल्लेख की गई है, तो सूचना और सूची 2 में मिलान कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि हमें बुद्ध के बारे में कुछ पता है, तो वहाँ से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। देखिए उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, जैसा कि हमें पता है लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। हम
और इनका जो निधन हो गया कुशीनगर में इस हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है किस चीज़ से? तो दोस्तों इसको मेगास्थनीज ने बहुत ही अच्छे अपनी बुक इंडिका में इसको बताया था दोस्तों कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त या की जो महल थी वो एक्चुअली किस चीज़ से बनी थी दोस्तों? तो वो लकड़ी से बनी थी, है ना। और ये आपका पटना के कुम्हरार जो पटना के बगल में पड़ता है तो वहीं पे है दोस्तों। और ये एक्चुअली इस वर्तमान के समय में क्या हुआ था कि इसको खुदाई करने पे कुछ लकड़ी के कुछ मतलब पिलर वोलर टाइप का और अवशेष भी मिले था, है ना। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी से अलग हुआ था दोस्तों, और ये ठीक लगभग उसी ईयर में हुआ था जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था दोस्तों, है ना, 2000 में ईस्वी में। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें, है ना। तो देखिए तो हुमायूं जो 4 युद्ध लड़े थे तो उनका आपका यहाँ पे सीरीज वाइज पूछ रहा है कि कौन सबसे पहले लड़े थे कौन उसके बाद, है ना। तो ऐसे आपको क्रम के अनुसार बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए देवरा जो है वो सबसे पहले इन्होंने लड़ी थी, फिर चौसा लड़ी थी, फिर कन्नौज लड़ी थी, फिर सरहिंद लड़ी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दरगाह को ही श्राइन कहते हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये खेल और बहुत सारे मतलब खेल वाइज एरिया है जिसमें आपको ये पुरस्कार मिलते हैं दोस्तों। और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 15 लाख की है दोस्तों। एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है रंजीत सिंह को ये कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो शाह शुजा थे जो कि काबुल के कभी शासक हुआ करते थे। फिर उनको उनके ही भाइयों और दोस्तों के द्वारा क्या किया गया, उनको हटाकर और खुद सत्ता को हासिल कर लिया गया, जिसकी वजह से ये इन्होंने उनसे बदला के क्रम में वो जो सिंहासन था वो प्राप्त करने के क्रम में इन्होंने रंजीत सिंह से मुलाकात करी और उनको भेंट में कोहिनूर का हीरा दिया था दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था दोस्तों? तो पहला मराठा जो सरदार था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, है ना। इन्होंने ही सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करी थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो करी थी दोस्तों वो थे आपके नवाब सलीमुल्लाह खान दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चलिए और इन्होंने पता है कब करी थी? तो इन्होंने 1906 में ढाका में करी थी, है ना। ढाका में एक्चुअली जो बांग्लादेश में पड़ता है अभी, पहले वो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के स्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए राजाराम मोहन रॉय दोस्तों, है ना। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में करी थी, है ना। चलिए 1814 में करी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रह्मो समाज की स्थापना किन्होंने करी थी? तो ब्रह्मो समाज की स्थापना तो राजाराम मोहन रॉय कर रही थी। और ये कब हुआ था दोस्तों ब्रह्मो समाज की स्थापना? तो ये हुआ था दोस्तों 1828 में, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डैश भारत का एक प्रमुख लौ अयस्क क्षेत्र है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन दोस्तों। तो आपका उड़ीसा और झारखंड वाला जो एरिया है वो लौ अयस्क का सबसे बड़ा प्रमुख एरिया है भारत के दृष्टिकोण से, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है जीएसटी का पूरा नाम है गुड एंड सर्विस टैक्स है दोस्तों, है ना। गुड एंड सर्विस टैक्स है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन गुड एंड सर्विस टैक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है समय लगभग कितना? देखिए इसका जो लगभग अगर दिन की बात करूं तो ये 365 1/4 दिन लगता है। 1/4 को अगर भाग दीजिएगा तो 0.25 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। 365.25 डेज, है ना। अगर आप 1/4 को डिवाइड करिएगा तो कितना होता है? अगर यहाँ पे 100 है तो 25 आएगा ना, तो 0.25 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो जैसा कि हमें पता है सूर्य यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक मरकरी होता है और यहाँ पे आपका वेनस होता है, जो कि हम लोग शुक्र ग्रह इसको कहते हैं दोस्तों। तो एक्चुअली है क्या इसका सिनेरियो क्या है कि जो ये वाला ग्रह है ना, तो इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है कंपेरेटिवली इसके ये बहुत ज़्यादा गर्म रखने वाला इन्वायरमेंट यहाँ पे होता है दोस्तों। यहाँ के जो गैसेस है, यहाँ पे जो भी मतलब चीज़ें हैं वो इसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाली हैं। इसकी वजह से क्या होता है
कि यहाँ से ये इसको सबसे ज़्यादा गर्म करता है और यहाँ पे एक्चुअली कम गर्म होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है ना। जैसा कि हमारे बिहार में गंगा नदी है, ठीक वैसे ही वहाँ पे नर्मदा नदी है दोस्तों, है ना। और ये अगर मैं बात करूँ भारत की दृष्टिकोण से, तो भारत में अगर सबसे लंबी नदियों की अगर बात करूँ भारत के अंदर, है ना, तो गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरे नंबर पे यही नदी आती है दोस्तों, और ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माता कौन है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है विश्व में सबसे ज़्यादा डेल्टा निर्माण करने वाला गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, जो कि बे ऑफ बंगाल वाले एरिया पे करती है दोस्तों, है ना। चलिए सुंदरवन का डेल्टा जिस यहाँ पे है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है लावणी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कृषि प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सामान्य विज्ञान से भी, है ना। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जैसा कि हमें पता है वो क्लोरोफिल से जाना जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना, पौधे में। नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है, और इसका सूत्र अगर मैं बात करूँ तो NaCl होता है दोस्तों, है ना, NaCl होता है दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है हवा में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है दोस्तों, तो होती है नाइट्रोजन, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अब थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है ये जो लार ग्रंथि होती है जो गले के यहाँ वाले भाग में होती है, तो वो आपकी क्या होती है, अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं होती है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ होता है 1/4 कितना है। तो दोस्तों मतलब 1/4 आधा है, 2/3 है, 3/5 है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है ना, टोटल पृथ्वी का। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, पत्ते का वो भाग जो इसे तने से जोड़ा रहता है वह कहलाता है कौन क्या। देखिए दोस्तों ये हो गया आपका एक बड़ा सा पत्ता, और ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला भाग, ये वाला, ये क्या होता है, एक पेड़ से जुड़ा हुआ होता है। तो इसी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं डंठल, है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारी जल वह होता है कौन सा। तो देखते हैं दोस्तों, तो भारी जल मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही बोलते हैं ना दोस्तों, D2O को बोलते हैं। और ऐसे जल क्या होता है, H2 होता है ना दोस्तों, दिखा देते हैं। ऐसे जल क्या होता है, H2 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन को क्या किया यहाँ पे विस्थापित कर दिया गया, हाइड्रोजन को चेंज कर दिया गया किससे, उसके आइसोटोप से, है ना। तो ऑक्सीजन को यहाँ पे चेंज किया गया है, बाकी सब तो सेम है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु जो है वो नाभिक के अवयव हैं। तो देखिए दोस्तों परमाणु के नाभिक में क्या होता है, आपको पता ही न्यूक्लियस होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है दोस्तों, है ना। चलिए तो जो कि प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। DNA का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है DNA का जो पूर्ण रूप होता है, DNA ये होता है दोस्तों डाईऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डाईऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जिसको हम लोग जांघ भी कहते हैं दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्चा कितना आएगा। तो यहाँ पे यूनिट पे बात की जा रही है, जो यूनिट पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कैसे बताता हूँ मैं, देखिए जो 100 वाट है ना, इसको हम लोग अगर निकालें तो 100 वाट और गुने कितना है 10 घंटा, और इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देना दोस्तों, तो इसका आ जाएगा आंसर। 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, फिर 1 से 1 कट गया, तो ये कितना हुआ दोस्तों, 1 × 1 1 यूनिट हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर प्लस में 0.2 डायोप्टर हो तो इससे फोकस की दूरी क्या होगी। जैसा कि हमें पता है लेंस सूत्र क्या होता है, पावर के क्या होता है दोस्तों, पावर = 1/f होता है। इसको फोकस दूरी कहते हैं, जो कि मीटर में होता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे फोकस दूरी पावर का लेंस दिया हुआ है कितना है,
और एफ निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर और इसको इधर कर देंगे, बस यही करना है ना। तब यहाँ पे रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो अब देख लीजिए ना 1/2 दिखा देते हैं, रुकिए रख लेते हैं, फोकस दूरी निकालना है ना, तो 1/2 है ना, 0.2 है ना, तो इसको क्या करेंगे, और ये मीटर में होता है दोस्तों, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 1/2 × 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको करिएगा 50 आ गया, 50 सेंटीमीटर हो गया। बस समझ में आ गया ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे देखिए तो यहाँ पे बात हो रही है गुरुत्वाकर्षण बल का, तो हमें अगर गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला पता है तो हम लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है मास ऑफ 1 ऑब्जेक्ट मास ऑफ 2 ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई उसका रेडियस का स्क्वायर। देखिए द्रव्यमान हो गया पहला का, दूसरे का द्रव्यमान हो गया और उसका दोनों का रेडियस हो गया, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर हो गया, है ना, यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तब देखिए इसी चीज़ को वहाँ पे बताया जा रहा है ऑप्शन में, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया था। बिल्कुल सही दोस्तों, है ना। वह एक दूसरे के प्रति प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। बिल्कुल सही है दोस्तों। देखो वह वस्तु के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वस्तु के द्रव्यमान जो है इसके विरुद्ध, अब देखो ये जो एफ है इसके समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती है ना, व्युत्क्रमानुपाती किसका है तो वो आर का है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो आपकी इसी को बोला जाता है, मास को ही बोल रहा है यहाँ पे क्या कि इसका व्युत्क्रमानुपाती है, तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि ये गलत है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जैसा कि हमें पता है पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है दोस्तों। भू पापड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो भू पापड़ी में सबसे सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है दोस्तों वो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे 47% के अप्रॉक्स होता है ना, अप्रॉक्स मैंने कही। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के उपस्थिति है, सिरके में उपस्थित है, तो एसिटिक एसिड जो हो जाएगा दोस्तों सिरके में उपस्थित होता है, एसिटिक एसिड एक्चुअली, है ना, तो इसका ऑप्शन डी ही हो जाएगा। चलिए ध्वनि का वायु में वेग अनुपात क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है ना कि मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में तो 330 है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, आपको याद है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। देखो मीटर पर सेकंड, लेकिन वैसा ही कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है, देख रहे हो। तब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तब 10⁸ है और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 2 जीरो और ऐड हो गया, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, ये समझ रहे हो। तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है धरती पर आने तक जो समय लगता है वो 8 मिनट 11 सेकंड का लगता है, उसके अप्रॉक्स कौन सा है, तो लगभग में बात की जा रही है तो 8 मिनट 5 सेकंड। चलिए स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या, तो दोस्तों स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है कहाँ पे, तो दोस्तों क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए एक विधि है ना, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने स्कोर को भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, आपने कितना स्कोर किया। चलिए और इसके साथ ही दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।